वेक्टर्स। ठीक है, लास्ट लेक्चर में डेफिनेशंस किया था, थोड़ा बहुत टाइप्स ऑफ वेक्टर्स देखा था, जीरो वेक्टर क्या होता है, यूनिट वेक्टर क्या होता है, लाइक वेक्टर्स क्या होता है, अनलाइक वेक्टर्स क्या होता है, फ्री वेक्टर क्या होता है, नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर क्या होता है, इक्वल वेक्टर क्या होता है, ये सब उन्होंने लास्ट लेक्चर में कवर किया था। कुछ पार्ट्स हमने लास्ट लेक्चर में जो कवर नहीं किया था वो आज के लेक्चर में कवर करेंगे, जैसे कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में कुछ कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे, एंड देन वी विल डायरेक्टली स्टार्ट विद द एक्सरसाइज क्वेश्चंस। वी विल स्टार्ट विद द टॉपिक स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लास्ट लेक्चर में कहाँ तक हुआ था अपना। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स के बारे में। कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स दोनों एक ही होते हैं, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, दो वेक्टर्स को कोलिनियर बोल सकते हैं हम लोग। टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर, टू वेक्टर्स आर said to be collinear or parallel, said to be collinear or parallel. Two vectors are said to be collinear or parallel if they have same or parallel direction. If they have same or parallel direction. What is the meaning of parallel direction? So parallel मतलब same और opposite direction में तो चलेगा। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, तो ये A बार, ये B बार, ये C बार, आप फर्क देख रहे हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन में चलेगा, सेम डायरेक्शन में चलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता, मैग्नीट्यूड से कुछ फर्क नहीं पड़ता। The only difference is direction सेम होना चाहिए या डायरेक्शन पैरेलल होना चाहिए। Two vectors are said to be collinear or parallel if they have same or opposite direction. Same direction भी हुआ तो भी चलेगा, opposite direction तो भी हुआ चलेगा, irrespective of their magnitude. There is nothing called magnitude while looking for parallel vectors. The only one thing that we need to get is both the vectors must be parallel to each other. Vectors आपस में parallel होने चाहिए सिर्फ बस, मैग्नीट्यूड से कुछ लेना देना नहीं वहां पे। हाँ, मैग्नीट्यूड होना चाहिए, ऐसा नहीं कि जीरो वेक्टर हो, एग्जिस्ट करना चाहिए। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी कोलिनियर और पैरेलल इफ दे हैव सेम और ऑपोजिट डायरेक्शन। इसका कुछ एक एग्जांपल है वो देखते हैं, नोट करके लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर दो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो क्या होगा, नोट टू नॉन जीरो वेक्टर्स, टू नॉन जीरो वेक्टर्स A bar and B bar, two non-zero vectors A bar and B bar are collinear. Two non-zero vectors A bar and B bar are collinear or parallel. या तो collinear है या तो parallel है if and only if one vector is a scalar multiple of the other. If and only if A bar is equal to k times of B bar, where k is a scalar. So आपको अगली बार दो वेक्टर्स को कोलिनियर दिखाना है या पैरेलल दिखाना है, तो आपको ये रिलेशन यूज करना पड़ेगा, वन वेक्टर इज द स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर। वन ए वेक्टर इज नथिंग बट k टाइम्स ऑफ B bar. A bar is equal to k टाइम्स ऑफ B bar. तो दो वेक्टर्स एक दूसरे से कोलिनियर होंगे या पैरेलल होंगे जब भी एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो, एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल हो। Take the screenshot of this part, कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स हो गया, समझा देगा लोगों को कोलिनियर और पैरेलल वेक्टर्स। ठीक है, ना हम लोग अगला देखेंगे कोप्लेनर वेक्टर्स। तो यहाँ से फिलहाल इतना समझ लेना कि दो वेक्टर्स आपस में कोलिनियर कहलाएंगे अगर वो वेक्टर्स आपस में पैरेलल है तो। सो इन शॉर्ट पैरेलल वेक्टर्स, क्या हो रहा है, जूम नहीं हो रहा है, हेलो सर, जूम नहीं हो रहा है एक्चुअली। मैं ये जूम का ऐप मैंने कल अपडेट किया, पहला वाला जो ऐप था मेरा वो प्रॉपर्ली चल नहीं रहा था, बीच बीच में बंद हो रहा था।
सो ये मैंने अपडेट किया है, तो अपडेटेड वर्जन में शायद जूम नहीं होता है। ठीक है, आपको जो फॉन्ट बड़ा करके दूं क्या? ठीक है अभी, ठीक है, तो मैं सब बड़ा लिखता हूँ फॉन्ट, ठीक है, बट इसमें अपडेट नहीं, इसमें शायद ये जूम अप नहीं होता। ठीक है, इतना याद रखो, ये डेफिनेशन देख लो, इतना तो दिख रहा होगा, इससे बड़ा कितना लिखूंगा, बोर्ड पे आना भी चाहिए ना, बोर्ड देखो ना कितना बड़ा है। नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको बोला जाता है शो दैट ए बार इज कोलिनियर टू बी बार, तो अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर से कोलिनियर है तो ऑब्वियसली दोनों में स्केलर रिलेशन रहेगा, वन वेक्टर इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, सो ए बार इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी बार। ठीक है, ए बार इज इक्वल टू के टाइम्स ऑफ बी बार, याद रखो ये रिलेशन काम में आएगा। आगे मूव करते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। तो आगे ध्यान देंगे, क्वेश्चन नंबर, सॉरी, अगला हम लोग का एक लास्ट पार्ट रहेगा, दिस कोप्लिनर वेक्टर्स, हम लोगों ने कोप्लिनर वेक्टर्स देख लिया। आगे मैंने आपको लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स के बारे में बताया था। लाइक वेक्टर्स सेम डायरेक्शन, हाँ, लाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग सेम डायरेक्शंस आर कॉल्ड एज लाइक वेक्टर्स। ठीक है, और अनलाइक वेक्टर्स के बारे में, वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन, अनलाइक वेक्टर्स, वेक्टर्स हैविंग ऑपोजिट डायरेक्शन। सो लाइक वेक्टर्स में दोनों वेक्टर का डायरेक्शन सेम होता है, जैसे कि इसका डायरेक्शन देखो ये सेम डायरेक्शन रहेगा तो लाइक वेक्टर्स, अनलाइक वेक्टर्स में दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट रहेगा। हाँ, ऑपोजिट डायरेक्शन क्या बोलते हैं हम लोग? अनलाइक वेक्टर्स। तो रहेगा अपना एक लास्ट डेफिनेशन, वो डेफिनेशन है कोप्लेनार वेक्टर्स। When can you say the vectors are coplanar? When they lie in the same plane, simple. So दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होते ही है, दो लाइन तो हमेशा इंटरसेक्ट होगा या तो पैरेलल होगा। अगर दो लाइन इंटरसेक्ट होता है या पैरेलल होता है मतलब वो सेम प्लेन में है ना, दो लाइन या तो इंटरसेक्ट होगा या तो पैरेलल होगा, अगर वो सेम प्लेन में है तो दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होंगे बिकॉज ये लाइन है सेम प्लेन। सो दो वेक्टर्स का बात कभी भी नहीं करेंगे हम लोग बात करेंगे तीन वेक्टर्स का। थ्री और मोर वेक्टर्स आर सेड टू बी कोप्लेनर because two vectors are always coplanar, two vectors are always coplanar। टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में आपने जितने भी आज तक दो लाइंस बनाएंगे वो दोनों लाइंस आपका टू डायमेंशनल ज्योमेट्री में इजीली प्लॉट होता है ना। दो लाइंस हम लोगों ने कितने दिन ड्रॉ किया, या तो लाइन इंटरसेक्ट करेगा या तो लाइन पैरेलल रहेगा। सो इंटरसेक्ट करे या पैरेलल रहे लेकिन रहेगा तो सेम ही प्लेन में, तो एक ही प्लेन में रहेगा तो दो वेक्टर्स हमेशा कोप्लेनर रहेंगे ही। तो क्वेश्चन इज हम लोग बात करेंगे तीन लाइंस का, तीन लाइंस का हमको पता नहीं है तो कुछ आंसर लिखा है प्रतिमेश ने, मेरे को पढ़ने दो। लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स में ऐसा कुछ नहीं है प्रथमेश, डायरेक्शन का ही बात होता है, सिर्फ मैग्नीट्यूड का बात नहीं होता है इसमें। ठीक है, सो डायरेक्शन का ही सिर्फ बात होगा, मैग्नीट्यूड का बात नहीं होगा। सो जरूरी नहीं कि लाइक वेक्टर्स और अनलाइक वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड सेम होना चाहिए, नहीं। लाइक वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी लाइक वेक्टर्स इफ दे हैव सेम डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड का बात किया ही नहीं हमने। अनलाइक वेक्टर्स, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी अनलाइक वेक्टर्स इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन, इफ दे हैव ऑपोजिट डायरेक्शन। नाउ जैसे कि मैंने आपको बताया कोप्लेनर वेक्टर्स के बारे में कि दो वेक्टर्स हमेशा टू डायमेंशनल प्लेन में लाई करेंगे, सो दो वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर रहेगा ही। तो जब भी हम लोग कोप्लेनर वेक्टर्स का बात करेंगे ना, हम लोग दो वेक्टर्स का बात करेंगे नहीं, वी ऑलवेज टॉक अबाउट थ्री वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स। हाँ, थ्री और मोर वेक्टर्स, क्योंकि दो तो हमेशा कोप्लेनर रहेगा। थ्री और मोर वेक्टर्स, थ्री और मोर वेक्टर्स आर कॉल्ड कोप्लेनर, are called coplanar if they are either parallel, if they are either parallel to or lying on a fixed plane, if they are either parallel to or lying on a fixed plane। फॉर एग्जाम्पल ये एक प्लेन है आपका, मान लो इसमें आपके जो वेक्टर्स रहेंगे, जो भी वेक्टर्स रहेंगे सबके सब क्या रहेंगे? कोप्लेनर रहेंगे। All the vectors inside the planes are coplanar because either they are parallel or they can be intersect। ठीक है, अब इसको अगर पैरेलल भी कुछ रहेगा, कोई सरफेस अगर इसको पैरेलल भी है, मान लो कि अगर ये सरफेस में बोलता हूँ इसको पैरेलल है, इसको ऊपर है, तो भी वो कोप्लेनर रहेंगे।
फ्री वेक्टर के हिसाब से वेक्टर्स मूव भी कर सकता है, ठीक है, तो उस प्लेन में भी जा सकता है, तो भी वो कोप्लेनर रहेंगे, समझ जाना। 3 or more vectors are called coplanars if they are either parallel to or lying on a same plane। तो या तो इस प्लेन में लाई करने दो, या तो इस प्लेन को वेक्टर पैरेलल रहने दो, या तो इस प्लेन को वेक्टर पैरेलल रहने दो। अगर ये फ्री वेक्टर है तो इस प्लेन में आके बैठ सकता है, ठीक है। इट कैन बी मूव्ड इन एनी डायरेक्शन, इधर फ्री वेक्टर ना, कीपिंग इट्स मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, इट कैन बी मूव्ड इन एनी पार्ट, नीचे ऊपर कहीं पे भी जा सकता है। So 3 or more vectors are always called coplanar vectors if they are either parallel, या तो वो parallel रहने दो या तो वो same plane में lie करने दो, और if they are either parallel to or lying on a fixed plane, always remember that two vectors are always coplanar। इसी को इसका आंसर चाहिए। हम लोग ने जितना भी आज तक 2 dimensional ज्योमेट्री पढ़ा है, two vectors are always coplanar। 2 dimensional ज्योमेट्री में कितने ग्राफ बनाए आपने? 10th स्टैंडर्ड से बात करते हैं। 10th स्टैंडर्ड में बोला था ड्रॉ द ग्राफ ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। इवन कि एलपीपी देख लो, एलपीपी अभी हम लोगों ने रिसेंटली किया था, तो एलपीपी में भी देखो ना 2-2, 3-3 इक्वेशन आते थे। जब उसको 2 डायमेंशन में ड्रॉ करते थे हम लोग, तो हमेशा वो वेक्टर्स लाई करता रहा किसमें? 2 डायमेंशनल ज्योमेट्री में। सो टू वेक्टर्स आर ऑलवेज कोप्लेनर वेक्टर्स। दो वेक्टर्स हमेशा या तो इंटरसेक्ट होंगे या तो वो पैरेलल होंगे। तीसरा वाला डाउटफुल है कि कहां पे हो सकता है वो, ठीक है, ठीक है। तो ये इनको पैरेलल चाहिए, ये इनको प्लेन को पैरेलल चाहिए, प्लेन को, वेक्टर्स को नहीं, प्लेन को पैरेलल चाहिए। अगर ये ऐसा होता था तो ये कोप्लेनर नहीं होता, क्योंकि वो पैरेलल नहीं है, ठीक है, प्लेन को पैरेलल चाहिए। बोलो समझ में आया? कोप्लेनर वेक्टर्स, ये 2 डेफिनेशंस अपना पेंडिंग का टॉपिक में। कोलिनर वेक्टर्स, 2 वेक्टर्स को अगर कोलिनर प्रूफ करना है तो शो करो कि एक वेक्टर दूसरे का स्केलर मल्टीपल है। और कोप्लेनर वेक्टर्स 3 या 3 से ज्यादा वेक्टर को कोप्लेनर तभी बोलेंगे हम लोग जब वो या तो सेम प्लेन में लाई करे या तो वो सेम प्लेन को पैरेलल हो, ठीक है। 2 वेक्टर्स तो हमेशा कोप्लेनर होता है क्योंकि 2 लाइंस तो हमेशा या तो पैरेलल होंगे या तो इंटरसेक्ट होंगे। सो वेक्टर्स आर नथिंग बट लाइंस, 3D लाइंस। वेक्टर्स कैन बी डिफाइंड एज 3D लाइंस, ठीक है। सो विल मूव टू द एक्सरसाइज सम नाउ। यहां तक जो भी हम लोगों ने पढ़ा, अच्छा कुछ क्वेश्चन है, कुछ क्वेश्चन है शुभम का, कुछ देखने दो। पैरेलल वेक्टर्स क्या फर्दर क्लासिफिकेशन है? हाँ परफेक्ट, पैरेलल वेक्टर्स का फर्दर क्लासिफिकेशन है लाइक एंड अनलाइक वेक्टर्स, बोल सकते हैं ऐसा हम लोग, ठीक है, परफेक्ट। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज क्वेश्चंस। नाउ वेक्टर्स के क्वेश्चंस बहुत टफ है गाइस, लास्ट जैसे क्वेश्चंस नहीं है, थोड़ा टफ क्वेश्चन है यहाँ पे, तो हम लोग को बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा और बहुत अच्छे से प्रैक्टिस भी करना होगा। सो विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1 फर्स्ट सम। आ जाते हैं, हटा रहा इसको, मेरे से स्क्रीनशॉट ले लो। इसका डेफिनेशन लास्ट लेक्चर में बताया था मैंने। लाइक वेक्टर्स क्या होता है, ठीक है, सब बताया था मैंने। सेम डायरेक्शन के लाइक वेक्टर्स बोलते हैं, ऑपोजिट डायरेक्शन को अनलाइक वेक्टर्स बोलते हैं। कोलिनर वेक्टर्स या तो पैरेलल होंगे एक दूसरे को, पैरेलल टू ईच अदर रहेगा तो भी कोलिनर वेक्टर्स रहेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ द मैग्नीट्यूड, इररिस्पेक्टिव ऑफ द डायरेक्शन। आई विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5.1, जिसमें एक एक सम हम बहुत अच्छे से देखने वाले हैं। एक्सरसाइज 5.1 थोड़ा टफ एक्सरसाइज है एज कंपेयर टू लास्ट ईयर के टेक्स्ट बुक्स के कंपैरिजन में, तो ध्यान देना अच्छे से, सम पे ध्यान देना, इट विल टेक टाइम, ठीक है। सो क्वेश्चन ढूंढने में टाइम लगता है। एक मिनट क्लास, वो क्वेश्चन निकालना पड़ेगा। आ जाओ 5.1 एक्सरसाइज में आ जाओ सब लोग। एक्सरसाइज क्या दिया? पहला क्वेश्चन दिया है, द वेक्टर a बार इज डायरेक्टेड टू नॉर्थ and magnitude of mod of a bar is 24 and the vector b is directed due west and mod of b bar is 7. Find a bar plus b bar. कुछ आप लोग को बोला था मैंने कि थोड़ा बहुत
फिजिक्स से ये पढ़ के आना, बहुत बोला था आपको मैंने, ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन क्या होता है, सब पढ़ के आना बोला था मैंने। तब जो जो समय वो यूज होगा वो समय में कराते जाऊंगा, ठीक है। थोड़ा बहुत आपको अच्छे से याद है, तो सम ऑफ टू साइड्स ऑफ द ट्रायंगल लेना, फिजिक्स से इसको सबको रिकॉल करो अच्छे से, जो जो आपने 10th में पढ़ा है, जो जो आपने 11th में स्केलर्स एंड वेक्टर्स में पढ़ा है। और क्वेश्चन के डायग्राम पे आते हैं। द वेक्टर ए बार इज डायरेक्टेड ड्यू नॉर्थ। तो ऐसा मान लेते हैं कि ये वेक्टर ए बार है जो नॉर्थ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है, वेक्टर ए बार डायरेक्टेड टुवर्ड्स नॉर्थ, जो ये ए बार है, ये नॉर्थ की तरफ जा रहा है, ठीक है। एंड बी बार इज डायरेक्टेड ड्यू वेस्ट, सो वेस्ट तो ये साइड होता है, सो बी बार जो है वो इस साइड जा रहा है, डायरेक्टेड टू वेस्ट, और इसका जो मैग्नीट्यूड है कितना है, 7 है, तो इसको ये साइड लिखना बेटर रहेगा। ये ए बार है और ये बी बार है, इसका मैग्नीट्यूड है 7। क्या मांग रहा है ये, फाइंड ए बार प्लस बी बार। हमको नहीं पता ए बार प्लस बी बार क्या है, बट हमको इतना पता है कि इसको हम लोग नाम देंगे ए बी सी, ठीक है, और इसको बोल देंगे ए सी। तो ए बार का मैग्नीट्यूड कितना दिया है, मॉड ऑफ ए बार आपको दिया है, मॉड ऑफ ए बार आपको दिया है 24, फिर मॉड ऑफ बी बार आपको दिया है 7, और बोला गया है फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। तो सोचो क्या रहेगा आंसर, कैसे निकालेंगे, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ ए बार प्लस बी बार। सो सोचो क्या करना चाहिए, क्या करना चाहिए। डायग्राम तो मैंने बना के दे दिया आपको, अब आंसर कैसे निकालना चाहिए ये बताओ। फाइंड द मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। ठीक है, डायग्राम तो देख लिया सबने कि ए बार क्या है, बी बार क्या है, सी बार क्या है, मैग्नीट्यूड क्या है। अब भाई सबसे पहला अगर हम डायग्राम में ध्यान दें तो मैं बोल सकता हूं डायग्राम को देख के कि बाय ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर इज इक्वल टू ए सी वेक्टर। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से बोल सकते हैं हम लोग। अगर आपको नहीं करना ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन तो आप पाइथागोरस भी कर सकते हो। क्या कर सकते हो आप, पाइथागोरस, ठीक है। सो हमको इतना पता होना चाहिए बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ एसी वेक्टर जो है, एसी वेक्टर किसका बनेगा, ए बी प्लस बी सी। एसी वेक्टर इज नथिंग बट ए बी वेक्टर प्लस बी सी वेक्टर। अब ए बी वेक्टर कितना है तेरा, ए बार, और बी सी वेक्टर कितना है तेरा, बी बार। तो ए सी वेक्टर कितना आ गया तेरा, ए बार प्लस बी बार, ए बार प्लस बी बार। ना हमको ये भी पता है कि एंगल बी जो है वो 90 डिग्री है। सो इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी एंगल बी 90 है। तो पाइथागोरस लग सकता है आराम से ना। सो एंगल बी अगर 90 है तो वी कैन से दैट कि लेंथ ऑफ AC स्क्वायर, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर, लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर, ठीक है। सो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर तो आपको पता है क्या होगा, मॉड ऑफ, तो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर को मैं ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ, ए बार प्लस बी बार का होल स्क्वायर। तो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर इज इक्वल टू लेंथ ऑफ AB स्क्वायर प्लस लेंथ ऑफ BC स्क्वायर। सो प्रॉपर्ली सॉल्व किया इसको हम लोग ने, सो वी कैन से दैट ये हो जाएगा आपका 24 स्क्वायर, लेंथ ऑफ AB दिख रहा होगा आपको अच्छे से, और ये हो जाएगा आपका 7 स्क्वायर। सॉल्व करके मिलेगा आपको ये 576 प्लस 49 625। सो लेंथ ऑफ AC स्क्वायर कितना आ गया, 625, ठीक है। बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड लेंथ ऑफ AC कितना आएगा आपको 25। सो लेंथ ऑफ AC कितना मिला आपको 25 बाय टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ द साइड। लेंथ ऑफ AC का दूसरा मतलब है मॉड ऑफ AC वेक्टर। सो मॉड ऑफ AC वेक्टर कितना आ गया 25। आपको पता ही है कि AC था कितना, आपने देखा है यहाँ पे ऊपर AC कितना था, मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार। सो मॉड ऑफ ए बार प्लस बी बार कितना आएगा आपका 25। प्लीज कंफर्म सबको समझ में आया, समझा क्या सबको, क्या सीखा मैंने सम में। समझा।
आयुष, प्रथमेश, सबको क्लियर है? ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। चलो सेकंड सम पे आ जाए, ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। सेकंड सम में मूव करते हैं। ठीक है, हटा लो इसको, सेकंड सम पे आते हैं। तो रीड करो सेकंड क्वेश्चन टेक्स्ट बुक का। टेक्स्ट बुक का सेकंड क्वेश्चन। देखते हैं क्या है क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन में दिया है इनर ट्रायंगल PQR, क्वेश्चन नंबर 2। इनर ट्रायंगल PQR बनाना पड़ेगा हमको। PQ वेक्टर इज इक्वल टू 2A वेक्टर एंड QR वेक्टर इक्वल टू 2B वेक्टर। तो जनरली PQR ऐसे बना लेते हैं हम लोग। इनर ट्रायंगल PQR, जो PQ वेक्टर है, PQ वेक्टर कितना है आपका? PQ वेक्टर है 2A बार, और QR वेक्टर कितना है? QR वेक्टर है 2B बार। ठीक है, द मिड पॉइंट ऑफ PR इज, इसका जो मिड पॉइंट है PR का वो M है। मिड पॉइंट है इसका M। फाइंड द फॉलोइंग वेक्टर्स इन टर्म्स ऑफ A बार एंड B बार। हमको कुछ वेक्टर्स फाइंड करना है। यहाँ पे कितना दिया पहले लिख लो। PQ वेक्टर कितना दिया आपको? 2A बार। फिर QR वेक्टर कितना दिया आपको? QR वेक्टर आपको दिया है 2B बार। M अगर मिड पॉइंट है, M is the midpoint of PR, अगर M midpoint है PR का, so we can say that PM is equal to MR। PM is equal to MR। ठीक है, M is the midpoint of PR। M is the midpoint of PR। So I am अगर PR का midpoint है, so we can say that PM vector is equal to MR vector। PM is equal to MR in terms of what? Magnitude, in terms of direction। तो PM is equal to MR। अभी क्या क्या मांगा है? सबसे पहले मांगा है PR वेक्टर। पहला इसने क्या बोला है? PR वेक्टर बताओ। हर एक का ध्यान होना चाहिए, बोर्ड पे नहीं समझा तो प्लीज पूछना। PR वेक्टर क्या रहेगा? डायरेक्शन देखो पहले PR वेक्टर का, ये डायरेक्शन है PR वेक्टर का। सो बाय ट्रायंगल लॉ कैन वी से दैट PM PQ plus QR is equal to PR। सबने पढ़ा है फिजिक्स में ट्रायंगल लॉ। द डायरेक्शन ऑफ टू साइड ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। हाँ, मैंने प्रॉपर्ली नहीं बताया स्टेटमेंट, आप लोग प्रॉपर्ली पढ़ लेना। काम का चीज बता दिया मैंने कि PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर इज इक्वल टू PR वेक्टर। सो यू नो दैट बाय ट्रायंगल लॉ PR वेक्टर जो रहेगा, PR वेक्टर कैन बी रिटन एज PQ वेक्टर प्लस QR वेक्टर। वी नो दैट PQ वेक्टर कितना है तेरा PQ वेक्टर है 2A बार, और तेरा QR वेक्टर कितना है 2B बार। तो आंसर फॉर द फर्स्ट सम इज 2A बार प्लस 2B बार। ठीक है, अब विल मूव टू द सेकंड पार्ट। पहला पार्ट हो गया मेरा, PR वेक्टर कितना मिला मेरे को? PR वेक्टर कितना मिला मुझे? तो PR वेक्टर मिल गया हमें कि 2A बार प्लस 2B बार, 2A बार प्लस 2B बार। नाउ क्या चाहिए? दूसरा चाहिए हमें यहाँ पे PM वेक्टर। दूसरा क्या चाहिए? PM वेक्टर। सो PM वेक्टर। नाउ PM वेक्टर हम पहले बोलेंगे कि M जो है वो मिड पॉइंट है, ऊपर लिख के दिया मैंने। सो M और इक्वल टू MR, और दोनों को दोनों में बोल सकता हूँ कि दे आर हाफ ऑफ PR। दोनों के दोनों हाफ ऑफ PR है। MR दोनों के दोनों वेक्टर क्या रहेंगे? हाफ ऑफ PR। PM वेक्टर इज इक्वल टू, डायरेक्शन भी सेम है, PM वेक्टर इक्वल टू MR वेक्टर व्हिच इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR वेक्टर। सो मेरे को PM चाहिए। अब मेरे को PM के बारे में खासियत पता है
कि पीएम जो है हमने ऊपर लिख के रखा है कि पीएम वेक्टर इज हाफ ऑफ पीआर वेक्टर। और मैंने पीआर वेक्टर तो निकाल के रखा है ऑलरेडी। पीआर वेक्टर कितना है 2a बार प्लस 2b बार, तो हो जाएगा हाफ ऑफ 2a बार प्लस 2b बार। आंसर जो हाफ निकाल के a बार और 2 को, तो कितना बचेगा आंसर a बार प्लस b बार। पीएम वेक्टर कितना आएगा a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार। थर्ड सम पे आते हैं। पीएम वेक्टर के बाद में क्या मांगा इसने, पीएम वेक्टर के बाद क्या मांगा इसने, क्यूएम वेक्टर, क्यूएम। तो क्यूएम वेक्टर का मतलब ऐसा हुआ ना क्यूएम, इस पे भी ट्रायंगल लॉ लगाते हैं। क्या लगाते हैं, ट्रायंगल लॉ। तो क्यूएम वेक्टर चाहिए, सो बाय ट्रायंगल लॉ। ध्यान देना सब लोग, आपके ऊपर आप या तो ये ट्रायंगल ले लो या तो ये ट्रायंगल ले लो, आंसर आपको एक ही आएगा। बाय ट्रायंगल लॉ, जो भी ट्रायंगल चाहिए वो ट्रायंगल ले लो, बस डायरेक्शन बराबर लगाना। बाय ट्रायंगल लॉ क्यूएम वेक्टर विल बी व्हाट, क्यूआर वेक्टर प्लस आरएम वेक्टर। बाय ट्रायंगल लॉ, बाय ट्रायंगल लॉ क्यूएम वेक्टर इज इक्वल टू क्यूआर वेक्टर। क्यूएम वेक्टर क्या आएगा, क्यूआर प्लस आरएम, क्यूआर प्लस आरएम। ठीक है, अब क्यूआर को रहने देते हैं क्योंकि क्यूआर का वैल्यू है मेरे पास 2b, बट आरएम नहीं है मेरे पास, तो आरएम को लिखूंगा मैं माइनस ऑफ एमआर, माइनस ऑफ एमआर। एमआर हाफ ऑफ पीआर, सो क्यूआर वेक्टर रहने दो ऐसे, माइनस एमआर की जगह लिखेंगे हाफ ऑफ पीआर वेक्टर। अब वैल्यू पुट करो, क्यूआर वेक्टर कितना जरा देख लें, क्यूआर वेक्टर कितना है 2b वेक्टर माइनस हाफ ऑफ पीआर वेक्टर। व्हाट इज पीआर वेक्टर, जस्ट निकाला ऊपर कितना 2a बार प्लस 2b बार, 2 कैंसिल हो जाएगा, क्या बनेगा आंसर 2b वेक्टर माइनस साइन अंदर लेके जाओ, माइनस a बार माइनस b बार। सो 2b बार माइनस b बार इज b बार माइनस a बार। सेकंड सम कंफर्म करो, समझा? हाँ, तीनों का आंसर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ a बार एंड b बार। तीनों का आंसर चाहिए था इन टर्म्स ऑफ a बार एंड b बार। सो आपको QR वेक्टर कितना मिला 2a बार प्लस 2b बार, PM वेक्टर कितना मिला a बार प्लस b बार, और QM वेक्टर कितना मिला b बार माइनस a बार। हर एक का कंफर्मेशन दे देना है, कितना जाता है आपको कंफर्म करने के लिए। क्या लाइक मांग रहा हूं मैं आपका, लाइक्स एंड थम्स अप। हाँ, आप बताओ समझ में आएगा सबको। सेकंड सम समझा सबको पक्का, एवरीवन? तो हमने फर्स्ट सम भी देखा, सेकंड सम भी देखा, विल मूव टू द थर्ड सम नाउ। इसके हर एक सम्स यूनिक है, तो प्रॉपर्ली आप लोग प्लीज ट्रायंगल लॉ और पैरेललोग्राम लॉ पढ़ लेना, फिजिक्स से वही सब कॉन्सेप्ट को यूज कर रहे हैं हम लोग यहाँ पे। मूव करते हैं अगले सम पे, स्क्रीनशॉट ले लिया इस सम का। विल मूव टू द क्वेश्चन नंबर 3 नाउ। आप ये वाले ट्रायंगल को भी ले सकते थे क्यूएम निकालने के लिए। कैसे लेते थे आप ये वाले ट्रायंगल को, क्यूएम वेक्टर इज इक्वल टू क्यूपी वेक्टर प्लस पीएम वेक्टर। सो पीएम वेक्टर को मैं फिर से क्या लिखता था, a बार प्लस b बार, तो ये 2a बार और ये माइनस ऑफ a बार माइनस b बार, तो वही आंसर आता था। डायरेक्शन सेम लेना पड़ता, लेकिन qm वेक्टर विल बी व्हाट, qp माइनस सॉरी qm विल बी व्हाट, qm विल बी qp प्लस pm। तो qp नहीं तेरे पास pq है, तो इसको चेंज करके माइनस 2a करना पड़ता, डायरेक्शन चेंज हो जाता ना। सो pq वेक्टर अगर 2a बार है, pq वेक्टर अगर 2a बार है, तो qp वेक्टर कितना हो जाएगा माइनस 2a बार। सब लिखा के दिया लास्ट लेक्चर में, अच्छे से देख लो। इक्वल वेक्टर्स, नेगेटिव वेक्टर्स। हटा रहा हूं सेकंड सम, विल मूव टू द थर्ड सम नाउ। विल सी द थर्ड सम, ध्यान देना। क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 थोड़ा लेंदी सम है यार। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 3 लेंदी तो क्या होगा, करना तो पड़ेगा ही। लेक्चर एंड हुआ तो कंटिन्यू करना, वी विल कंटिन्यू टिल 7:25। क्या बोला है क्वेश्चन नंबर 3 में, ओ ए बी सी डी ई, O A B C D E is a regular hexagon. Is a regular hexagon. O A B C D E is a regular hexagon. ठीक है? The points A and B have position vector A bar and B bar refer to the origin O.
फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी एंड ई। क्या बात है, इतना बेकार समझ। तो गाइस सबसे पहले ये याद रखना कि जब भी रेगुलर हेक्सागोन बोला जाता है क्वेश्चन में रेगुलर हेक्सागोन, तो गाइस ऑल द साइड्स आर इक्वल लेंथ, ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ, उसी को हम लोग रेगुलर हेक्सागोन बोलते हैं। ऑल द साइड्स आर ऑफ इक्वल लेंथ। तो अगर मैंने देखा यहाँ पे जो मेरा रेगुलर हेक्सागोन है इसका नाम क्या दिया है, ओ ए बी सी डी ई। तब समय थोड़ा ध्यान देना, तो प्रॉपर हेक्सागोन बनाना पड़ेगा हमें यहाँ पे। मान लो है रेगुलर हेक्सागोन है, ठीक है, ऐसा मान के चलते हैं। ओ ए बी सी डी ई। O A B C D E is a regular hexagon, right? The points A and B have position vector A bar and B bar respectively refer to the origin है। मतलब ये क्या बोल रहा है कि ओरिजिन से मतलब पोजीशन वेक्टर के हिसाब से A का जो पोजीशन वेक्टर है वो A बार है और B का जो पोजीशन वेक्टर है ये वाला, ये B बार है। क्वेश्चन पढ़ोगे तो समझ में आएगा। द पॉइंट्स ए एंड बी, ये टफ सा है, ध्यान देना। द पॉइंट्स ए एंड बी हैव पोजीशन वेक्टर बोला है ना, सो पोजीशन वेक्टर्स आर ऑलवेज रिफर्ड फ्रॉम द ओरिजिन, always taken from the origin. The points A and B have position vectors A bar and B bar respectively refer to the origin O. Find in terms of A bar and B bar the position vector of C, D and E. C फाइंड करना है, D फाइंड करना है एंड E फाइंड करना है। इन तीनों का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना है। इन तीनों का क्या फाइंड करना है, पोजीशन वेक्टर। मतलब पहले बात करेंगे C का, पहला C फाइंड करना है, फिर D फाइंड करना है और फिर E फाइंड करना है। तो C फाइंड करना मतलब OC का फाइंड करना होगा, D फाइंड करना मतलब OD का एंड E फाइंड करना मतलब OE का पोजीशन वेक्टर फाइंड करना होगा। तो क्योंकि ये रेगुलर हेक्सागोन है, इसके ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल, राइट? Opposite sides of regular hexagon are equal. OA vector will be equal to DC vector. OE vector डायरेक्शन भी सेम होना चाहिए। OE vector is equal to OA vector is equal to DC vector, डायरेक्शन सेम होना चाहिए, दोनों भी इधर तभी इक्वल होगा। OE vector is equal to BC vector, AB vector is equal to ED vector, याद रखना अच्छे से, ठीक है? तो मेरे को OC वेक्टर फाइंड करना है और मेरे को OD वेक्टर फाइंड करना है और मेरे को OE वेक्टर फाइंड करना है, ठीक है? चेक करते हैं अच्छे से राइट है कि नहीं राइट है, इधर चेक करना है आंसर, हम लोग सॉल्व कर ही रहे हैं। सो गाइस अगर लेक्चर एंड हुआ तो कंटिन्यू करना, ठीक है? तो लेंथी समय इट विल टेक टाइम। नाउ अगर मैं देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि ओए वेक्टर कितना है, अपना ओए वेक्टर जो है वो ए बार है और अपना ओबी वेक्टर जो है वो बी बार है। इतना तो हमें समझ में आ गया कि अगर ये रेगुलर हेक्सागोन है तो ओए वेक्टर का कितना लेंथ दिया है, ओए वेक्टर इज ए बार और ओबी वेक्टर कितना दिया है, ओबी वेक्टर इज बी बार। ओए वेक्टर ए बार रहेगा, ओबी वेक्टर बी बार रहेगा, ठीक है? इतना समझ के लेते हैं। अब आगे सॉल्व करने के लिए आपको बोलना पड़ेगा कि इन सबका एक सेंटर रहेगा। क्या रहेगा, सेंटर। सो लेट जो इनको इक्वली कट करेगा मिड पॉइंट के फॉर्म में। सो लेट एडी, डायग्राम देखो, एडी, लेट एडी कॉमा, डायगोनल बोलते हैं इसको, लेट एडी कॉमा बीई and OC, let AD BOC meet at M, meet M, M, तीनों के तीनों M पे मीट करते हैं। तो क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है तो जो सेंटर है जो वो डायगोनल को बाइसेक्ट करेगा, तो देन M क्या करेगा, M बाइसेक्ट्स इसको बाइसेक्ट करेगा वो, M बाइसेक्ट्स AD BE एंड OC, ये तीनों को बाइसेक्ट करेगा कौन, M बाइसेक्ट्स AD BE एंड OC। तो अगर मैंने इन तीनों का यहाँ पे सेंटर बना लिया तो कैसे बनेगा, ध्यान देना। ऐसा, ये अपना AD, ये अपना BE और ये अपना OC ना, OC तीनों की तीनों कहाँ मिलते हैं, तीनों की तीनों मिलते हैं एक पॉइंट M पे।
पॉइंट एम, और ये तीनों का क्या है, बाइसेक्टर है, पॉइंट एम और तीनों का क्या है, मिड पॉइंट बोलो या कुछ भी बोलो, मतलब हम लोग बोल सकते हैं ई एम इज इक्वल टू एम बी, ओ एम इज इक्वल टू एम सी एंड ए एम इज इक्वल टू एम डी, हम लोग ऐसा बोल सकते हैं, ठीक है। सो ए डी बी ई ओ सी मीट एट एम, देन एम बाइसेक्ट्स ए डी बी ई एंड ओ सी। तो क्वेश्चन है इसे कैसे लिया, कैसे पता चला ये लेना है, तो आप लोग को ना थोड़ा बहुत पैरेललोग्राम लॉ को देखना पड़ेगा। ओ ए बी एम पैरेललोग्राम बनेगा कैसे, एक मिनट दो समझाता हूँ। अगर आपको मैं पूछूं ए बी वेक्टर कितना है, तो कोई भी बता देगा ए बी वेक्टर कितना है, तो पता है कोई भी बता सकता है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए बी वेक्टर, बता दो ए बी वेक्टर कितना है, कोई बता दो। ट्रायंगल लॉ लगाया अगर हमने ट्रायंगल लॉ लगाया तो मैं बोल सकता हूँ क्या कि ओ ए वेक्टर प्लस ए बी वेक्टर इज इक्वल टू ओ बी वेक्टर। सबको समझना होगा, ट्रायंगल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है। बाय ट्रायंगल लॉ, और जगह कम पड़ जाता है इधर लिख रहा हूं मैं, ओ ए प्लस ए बी इज इक्वल टू ओ बी, ओ ए वेक्टर। So by triangle law we know that OA plus AB is equal to OB. OA plus AB is equal to OB. ट्रायंगल लॉ से हमको इतना पता है, ठीक है। सो क्या करेंगे गाइस, हम लोग को यहाँ से AB वेक्टर चाहिए। सो AB वेक्टर कितना हो जाएगा, देयरफॉर AB वेक्टर इज इक्वल टू OB वेक्टर माइनस OA वेक्टर। ऊपर देखो इधर दिख रहा है OB वेक्टर कितना है, एक मिनट, AB वेक्टर इक्वल टू OB माइनस OA, तो OB कितना है B बार और OA कितना है A बार। सो AB वेक्टर कितना मिला डायग्राम से, AB वेक्टर मिला B बार माइनस A बार, B बार माइनस A बार। समझा रहेगा सबको, कितना मिलेगा OB वेक्टर B बार माइनस A बार, B बार माइनस A बार, ठीक है। अब अगर ये क्लियर है तो हम लोग क्लियरली बोल सकते हैं यहां से कि OABM is a parallelogram। मैं बोलेंगे सर नहीं समझा, मुझे पता आपको नहीं समझा। कैन वी से OABM is a parallelogram? क्या लगता है OABM को पैरेललोग्राम बोल सकते हैं? किसी को ये कॉन्सेप्ट समझ में आएगा OABM पैरेललोग्राम क्यों है? प्लीज कंफर्म करो, क्यों होगा OABM पैरेललोग्राम? क्या हो गया, स्क्रीन में दिख रहा है नीरज, स्क्रीन में दिख रहा है? कुछ इश्यू है क्या स्क्रीन में किसी को? टेढ़ा जा रहा हूं मैं, दिख रहा मुझे। नीरज क्या हो गया, स्क्रीन का कुछ इश्यू तो बताओ। क्लियर है, ठीक है। सो मेरा क्वेश्चन क्या है आपसे कि OABM पैरेललोग्राम क्यों है, मैं पूछ रहा हूं OABM क्यों पैरेललोग्राम है, ये बताओ। हाँ, सिमेट्री नहीं। अगर आपने पैरेललोग्राम लॉ पढ़ा है गाइस तो देखो, सुनो ये देखो, पैरेललोग्राम में आपने पढ़ा रहेगा कि अगर ये A बार है और ये B बार है तो उसका जो डायगोनल होता है वो A बार प्लस B बार होता है। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो हम लोग इसको पैरेललोग्राम बोलते हैं, ABCD इज अ पैरेललोग्राम। तो अभी ना सिर्फ आप यहाँ से ये ऑब्जर्व करो ना, यहाँ से ऑब्जर्व करो, क्या ऑब्जर्व करोगे, O ऑब्जर्व करो, A ऑब्जर्व करो, B ऑब्जर्व करो और M ऑब्जर्व करो। और OA का लेंथ कितना है, A बार है, और AB का लेंथ कितना है, B बार माइनस A बार है। ऐड कर दोनों को, इन दोनों को ऐड करके A बार प्लस B बार आता, इन दोनों को ऐड कर B बार आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कुछ समझ में आया कि नहीं आया, गया दिमाग में? पैरेललोग्राम में the sum of the two sides of the parallelogram is equal to the length of the diagonal, right? सिमिलरली इधर पे देख, OA वेक्टर कितना है A बार, AB वेक्टर कितना है B बार माइनस A बार, और डायगोनल देख कितना आ रहा है B बार, मतलब ये वाला प्रॉपर्टी इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? सो देयरफॉर वी कैन से दैट OABM इज अ पैरेललोग्राम। होप कि सबको समझ में आ रहेगा कि पैरेललोग्राम क्यों है। ये पॉइंट थोड़ा ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना अच्छे से, बहुत जगह समझ में नहीं आता है कि OABM पैरेललोग्राम क्यों है। तो ये पैरेललोग्राम इसलिए क्योंकि पैरेललोग्राम लॉ को सेटिस्फाई करता है, ये पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। वो डायग्राम बनाया था मैंने, समझ जाना। अगर ये पैरेललोग्राम है तो हम सबको पता है कि पैरेललोग्राम में ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल। So AB vector is equal to OM vector.
तो अगर ए बी वेक्टर तेरा बी बार माइनस ए बार था तो ओ एम वेक्टर भी तेरा बी बार माइनस ए बार हो जाएगा। और ओ एम तो हाफ ऑफ ओसी है। ओ एम क्या है? ओ एम हाफ ऑफ ओसी। ऑल्सो ओ एम वेक्टर इज हाफ ऑफ ऑल्सो ओ एम वेक्टर, सबको पता है ना, मिड पॉइंट था वो ऊपर लिख के दिया हमने। हाँ, ओ एम क्या है? ओ एम हाफ ऑफ ओसी। ठीक है, इतना समझ में आ जाएगा लोगों को। सो ओ एम वेक्टर इज इक्वल टू कितना है मेरे को? बी बार माइनस ए बार। और अभी मैं अगर ओसी वेक्टर निकालूंगा, ओएम वेक्टर निकालूंगा, मेरे को क्या चाहिए? मेरे को ओसी चाहिए। ठीक है, तो मैं ओसी निकाल रहा हूँ। तो मिड पॉइंट है तो ओसी कितना हो जाएगा? ओसी इज डबल ऑफ ओएम। ओसी कितना आएगा? डबल ऑफ ओएम, क्योंकि मेरे को ओसी चाहिए। तो डबल ऑफ ओएम मतलब कितना? 2 टाइम्स ऑफ बी बार माइनस ए बार। तो आंसर इज 2 बी बार माइनस 2 ए बार। हम लोग को ओसी वेक्टर मिल गया, मतलब सी का पोजीशन वेक्टर मिल गया। तो सी का पोजीशन वेक्टर मांगा था ये लोग ने। सी का पोजीशन वेक्टर कितना आया? फाइंड इन टर्म्स ऑफ ए बार एंड बी बार द पोजीशन वेक्टर ऑफ सी डी एंड ई। तो सी का पोजीशन वेक्टर कितना आया हम लोग को? सी का पोजीशन वेक्टर आया 2b बार माइनस 2a बार। 2b बार माइनस 2a बार। 2b बार माइनस 2a बार। अब आगे बात करेंगे हम लोग ओडी का। ओडी, क्या मैं ओडी को, प्लीज गाइस ध्यान देना, क्या मैं ओडी को ओसी प्लस सीडी बोल सकता हूँ? चलो अच्छे से, ओडी को मैं ओसी प्लस सीडी बोल सकता हूँ? अच्छे से देख लो, जिन लोगों को भी दिख रहा है। हाँ, तो नाउ बाय ट्रायंगल लॉ, नाउ by triangle law we can say that OD vector is actually equal to OC vector plus CD vector. OD vector is equal to OC vector plus CD vector. बोल सकता हूँ मैं? हाँ, OC प्लस CD। अभी मेरे पास ना OC वेक्टर भी है, अभी जस्ट ऊपर निकाला हमने। तो OC वेक्टर कितना है अपने पास? 2b बार प्लस 2b बार माइनस 2a बार। और CD वेक्टर नहीं है मेरे पास, तो मैं CD वेक्टर को क्या लिखूंगा? देखो, OC वेक्टर को मैं सेम नहीं देता हूँ, CD नहीं मेरे पास DC है। मैं इसको माइनस DC लिख सकता हूँ। ठीक है, या तो अगर आप ज्यादा होशियार नहीं बनना चाहोगे तो मैं CD वेक्टर को, अगर OA वेक्टर A बार है तो DC वेक्टर भी A बार है। तो अगर DC वेक्टर A बार है तो CD वेक्टर कितना रहेगा? माइनस A बार। क्या रहेगा दिमाग में सबको? डायरेक्शन चेंज हो गया ना। ये CD वेक्टर है, C to D। OA वेक्टर और DC वेक्टर सेम है क्योंकि रेगुलर हेक्सागोन है। हाँ, OA वेक्टर और DC वेक्टर दोनों सेम है क्योंकि दोनों का लेंथ A बार है। साइड ऑपोजिट साइड्स ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन आर इक्वल एंड पैरेलल। ठीक है, OA वेक्टर और DC वेक्टर दोनों का लेंथ A बार है। मेरे को DC नहीं, मेरे को CD चाहिए। तो अगर DC का लेंथ A बार है तो CD का लेंथ कितना होगा? माइनस A बार। सॉल्व कितना आएगा आंसर? सॉल्व का आंसर आएगा 2b बार माइनस A बार। सो OD वेक्टर कितना आएगा मेरे को? 2b माइनस A बार। 2b माइनस A बार। तो कितना मिला मेरे को? OD वेक्टर कितना मिला? OD वेक्टर इज इक्वल टू OC प्लस OC प्लस माइनस नहीं आता मेरे को, OC प्लस CD। सो माइनस 2 है, माइनस है, इस माइनस 3 है, गलत हो गया इधर। तो OD कितना मिला? 2b वेक्टर माइनस 3a वेक्टर। ठीक, माइनस 3 आएगा। ठीक है, अभी लास्ट रहेगा, क्या रहेगा लास्ट? OE। सो OE बहुत सिंपल लिख लेगा। चलो तुम लोग बताओ, अभी OE वेक्टर तुम लोग बताओ। ऑल्सो बाय ट्रायंगल लॉ बताओ OE क्या रहेगा? कॉम्बिनेशन बनाओ OE का। OE का कॉम्बिनेशन बनाओ ट्रायंगल लॉ से। क्या होना चाहिए OE वेक्टर कॉम्बिनेशन? OE वेक्टर इज इक्वल टू OD प्लस DE। ठीक है ना? सो OE वेक्टर इज इक्वल टू व्हाट? OE वेक्टर इज इक्वल टू OD प्लस DE। OD वेक्टर प्लस DE वेक्टर। ठीक है, सो OD वेक्टर को रेंज ऐसे सेम, या तो ऐसा करो ना, इधर लिख दो जैसे यहाँ पे लिखा था कि AB वेक्टर और PD वेक्टर सेम है और दोनों का पोजीशन वेक्टर क्या रहेगा? B बार माइनस A बार। थोड़ा लंबा करना पड़ेगा इसको। सो OD वेक्टर DE वेक्टर को लिखना पड़ेगा माइनस ऑफ ED वेक्टर, क्योंकि दोनों भी दोनों टर्म्स में है। सो OD वेक्टर कितना है तेरे पास?
तेरा ओडी वेक्टर है 2b बार माइनस 3a बार माइनस ईडी वेक्टर कितना दे रहा, डायग्राम देख, ईडी वेक्टर कितना है v बार माइनस a बार, ओपन किया ब्रैकेट को, 2b माइनस b इज v बार माइनस 3a प्लस a इज माइनस 2a बार। तो मेरे को जो आंसर आ रहा है v बार माइनस 2a बार। So these are the position vectors of C, D and E. So finally C का पोजीशन वेक्टर कितना आएगा C बार। तो फाइनली अगर मेरे को आंसर लिखना है यहाँ पे ऊपर लिखता हूँ मैं टॉप पे, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ C बार, देयरफॉर C बार इज इक्वल टू, जैसे यहाँ पे A बार B बार C बार बोला, C बार कितना आएगा अपना, किधर है C बार, किधर इधर है C बार कितना है मेरे को 2b बार माइनस 2a बार, ये हो गया C बार। फिर D बार कितना आया, D बार इज OD बार, D बार कितना आया 2b बार माइनस 3a बार, और फिर ई बार कितना आया, वेक्टर में ई बार कितना आया b बार माइनस 2a बार। दीज आर द पोजीशन वेक्टर्स ऑफ पॉइंट C, D एंड E। पॉइंट C, D एंड E थोड़ा टफ सम था, बहुत आराम से सीखा है, एक बार रीड कर लो इसको अच्छे से और फिर कंफर्म करो, नहीं समझा तो कुछ भी पूछना है पूछ सकते हो, प्लीज कंफर्म करो एक बार। स्क्रीन क्लियर नहीं है, और कौन ऐसा सेम इश्यू फेस कर रहा है क्या, स्क्रीन क्लियर नहीं है? कल्याणी स्क्रीन क्लियर है कि नहीं है? कल्याणी, किरण स्क्रीन क्लियर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? गाइस नेटवर्क इशू दोनों पार्टी से होते हैं, ठीक है, तो प्लीज देख लो, सिर्फ मेरे को ही मत बोलते रहो नेटवर्क नहीं है, मेरे पास पूरा है। शुभम रहता है 1-2 सेकंड के लिए रहता है, टेंशन मत लो उसका, मेरा भी होता है। इसको एक बार रीड करो ना, कुछ पूछना तो पूछो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि ओ ए बी एम पैरेललोग्राम कैसे हुआ। तो मैंने आपको बहुत अच्छे से डायग्राम बना के दिया कि सम ऑफ द टू साइड्स एडजेसेंट साइड्स ऑफ अ पैरेललोग्राम इज इक्वल टू द सम ऑफ द डायगोनल्स। समझा क्या समय? हटा रहा हूं इसको मैं, रिमूव टू द लास्ट सम। स्क्रीनशॉट ले लो इसका, इंपॉर्टेंट समय, स्क्रीनशॉट ले लो, हटाओ। नो अगला सम देखते हैं, जो छोटा सम जो फटाफट खत्म हो जाए। ध्यान चाहिए सबका। सम नंबर 5, छोटा सम है, आराम से हो जाएगा। क्या बोला गया, चेक विद द 3 वेक्टर्स फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। 3 वेक्टर्स है, ये तीनों वेक्टर्स ट्रायंगल बनेंगे क्या? चेक वेदर द वेक्टर्स फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फॉर्म अ ट्रायंगल और नॉट। तो पहला वेक्टर हम लोग ए बार बोल देते हैं, दूसरे वेक्टर को बी बार बोल देते हैं, और तीसरे वेक्टर को सी बार बोल देते हैं। तो ए बार कितना आएगा अपना 2i कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, जो हो गया ए बार। बी बार कितना आएगा मेरा माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, और सी बार कितना रहेगा मेरा 3i कैप प्लस 4k कैप। बोलो ये ट्रायंगल बनने के लिए कैसे, ट्रायंगल है कि नहीं है, कैसे पता चलेगा? चेक वेदर द वेक्टर्स a बार b बार एंड c बार इज अ ट्रायंगल और नॉट। हमको ये चेक करना है कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है। चेक वेदर द वेक्टर्स a बार b बार एंड c बार इज अ ट्रायंगल और नॉट। तो कैसे चेक करेंगे हम लोग कि ये ट्रायंगल है कि नहीं है? अगर ये ट्रायंगल है तो ये एक प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करना चाहिए। वो प्रॉपर्टी क्या है? द सम ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू द थर्ड साइड। The sum of two sides of a triangle is equal to the third side. A bar plus B bar is equal to C bar होना चाहिए। So let us consider A bar plus B bar and check करते हैं C bar आता है क्या by triangle law. So let us consider A bar plus B bar. A bar plus B bar कितना अपना A bar 2i cap plus 2j cap प्लस 3k कैप, जो गया अपना ए बार। और बी बार कितना आएगा, बी बार आएगा माइनस 3i कैप प्लस 3j कैप प्लस 2k कैप, ठीक है।
सॉल्व करेंगे इसको, 2y माइनस 3i माइनस i कैप 2j प्लस 3j 5j कैप 3k plus 2k 5k cap, and we can clearly check it out. This is not equal to c bar. So since a bar plus b bar is not equal to c bar, the vectors are not going to form a triangle. समझा? ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है, तो ट्रायंगल लॉ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है तो ये ट्रायंगल नहीं हो सकता. ठीक है, तो हमको क्या मिला? हाँ, is not equal to, you can easily write in this way, is not equal to, ऐसा भी लिख सकते हैं, is not equal to 3i cap plus 4k cap. Therefore we can say that a bar plus b bar is not equal to c bar. अगर a bar plus b bar is not equal to c bar है, so we can say that therefore the vectors, the three vectors will not form a triangle. The three vectors do not form a triangle. Do not form a triangle. Do not form a triangle. So अगर तीन वेक्टर्स ट्रायंगल फॉर्म करते हैं तो ये सेटिस्फाई होना चाहिए था. a bar plus b bar is equal to c bar होना चाहिए था. ठीक है, या तो b bar plus c bar equal to a bar होना चाहिए था, या तो a bar plus c bar equal to b bar होना चाहिए था. ऐसा कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनना चाहिए था. तो तीनों में भी राइट आता है वो. a bar plus b bar c bar हो गया, तो b bar plus c bar a bar भी हो जाएगा, और a bar plus c bar b bar भी हो जाएगा. अगर एक सेटिस्फाई हुआ तो तीनों भी सेटिस्फाई होते हैं. So I hope कि समझ में आया. सम नंबर 5. फोर्थ सम थोड़ा लेंथी था इसलिए उसको छोड़ दिया हमने. तो जो सम किया हमने, फर्स्ट सम इज टोटली बेस्ड ऑन व्हाट. हाँ, पर आपने सबने पढ़ा रहेगा फिजिक्स में कि अगर ये प्रॉपर्टी अगर ये ट्राइंगल है तो तीनों को मिला के सम जो आएगा 0 आएगा, लेकिन डायरेक्शन सेम रखना. a बार b बार c बार, a बार b बार c बार. हाँ, मैग्नीट्यूड 0. इसको a बार बोल देते हैं, इसको b बार बोल देते हैं, इसको c बार बोल देते हैं. सो अगर ये ट्राइंगल है, सो a बार b बार c बार क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. सो लेट अस कंसीडर अगेन a बार b बार प्लस c बार. 0 नहीं आया मतलब ट्राइंगल नहीं, क्योंकि वो फॉर्म नहीं कर रहा ना भाई, एक ही जगह पे आके मीट नहीं कर रहा ना. मैग्नीट्यूड 0 होगा तभी तो ट्राइंगल शेप बनाएगा, तभी तो इसका डिस्प्लेसमेंट 0 होगा. यहाँ से स्टार्ट किया, a बार b बार c बार, वापस यहाँ पे आया, अगर इसका वेक्टर 0 आया मतलब डिस्प्लेसमेंट 0 आया. सो a बार प्लस b बार प्लस c बार, ये इजी है. ऐड करो तीनों को, लिख के ऐड करना, मैं डायरेक्टली करा रहा हूँ. 2i माइनस 3i प्लस 3i, 5i माइनस 3i कितना आएगा? 2i. 2j 5j कितना हो जाएगा? ये 5j. 3k 2k 4k कितना हो जाएगा? 9k. हाँ, क्या देख रहे हो आप कि a बार प्लस b बार प्लस c बार इज नॉट इक्वल टू 0. 0 वेक्टर. Therefore वही, the vectors do not form a triangle. अगर डिस्प्लेसमेंट 0 होता तो ये ट्रायंगल 0 नहीं है, तो ये कुछ ना कुछ ऐसा ओपन लाइन रहेंगे, ऐसा 3 लाइन ओपन लाइन रहेगा, ट्रायंगल नहीं रहेंगे. बोलो समझा कि नहीं गाइस? हाँ, इसका देखो कितना कुछ अलग ही आ रहा है मैग्नीट्यूड. सबको समझा मैंने जो सिखाया ये सब एक्सरसाइज में? मेरे को ये आंसर मिला, मैंने वो वाला भी दिया. अप्रिशिएटेड कि आपने a बार प्लस b बार प्लस c बार इक्वल टू 0 बार, ये आपने फिजिक्स से पढ़ के बताया. ठीक है, सो अगर ये ट्रायंगल फॉर्म करता है तो a बार प्लस b बार प्लस c बार क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए. या कोप्लेनर के लिए भी हम लोग यही यूज करते हैं, a बार प्लस b बार, a बार प्लस b बार प्लस c बार 0. सो जो क्वेश्चंस मैंने सिखाया है, फर्स्ट सम ट्रायंगल लॉ, हाँ इसमें हम लोगों ने पाइथागोरस यूज किया. सेकंड सम ट्रायंगल लॉ. थर्ड सम में हम लोगों ने कहीं ना कहीं मिक्सअप क्वेश्चंस किया था, पैरेललोग्राम लॉ भी यूज किया, ट्रायंगल लॉ भी यूज किया, और हेक्सागोन के प्रॉपर्टीज भी हम लोगों ने उसमें यूज किए. एंड देन दिस सम, इफ दिस थ्री वेक्टर्स फॉर्म अ ट्रायंगल, द सम ऑफ द वेक्टर्स मस्ट बी 0. तभी जाके वो मैग्नीट्यूड 0 आएगा, तभी जाके डिस्प्लेसमेंट 0 आएगा, और तभी जाके हम लोग बोल सकते हैं कि तीनों भी एक पॉइंट पे मीट कर रहे हैं. सो इस तरीके से उन्होंने 4 सम किया, और हम लोगों ने स्टार्टिंग में आता थे कोलिनियर वेक्टर्स और कोप्लेनर वेक्टर्स पढ़े. कोलिनियर वेक्टर्स, पैरेलल वेक्टर्स, if two vectors are collinear, a bar equal to lambda b bar, where lambda is a scalar, or a bar equal to k b bar. Or parallel vectors, 3 or more vectors are said to be coplanar if they lie in the same plane or parallel to the same plane. Two vectors are always coplanar. ठीक है,